नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का थोड़ा परिचय लेंगे। यह कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 9th 10th 11th और 12th इन चारों क्लासों के बच्चों के लिए हिंदी का एक सामान्य परिचय देने के उद्देश्य से ली जा रही है। इसमें हम देखेंगे, जैसा कि ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है, हिंदी भाषा उद्भव, विकास और उसका स्वरूप। हिंदी जब हम देखते हैं कि हिंदी माने क्या, स्पष्ट रूप से हम आंसर देते हैं हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा, हमारे पढ़ने लिखने की भाषा, हमारे सुनने बोलने की भाषा, हमारे समझने की भाषा, हमारे भावों को विचारों को व्यक्त करने की भाषा मीन्स माने हिंदी। लेकिन हिंदी जिस स्वरूप में आज हमारे सामने है और हम उसका अध्ययन मनन चिंतन लेखन पठन करते हैं, असल में देखा जाए तो उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। हिंदी जिस भाषा धारा के देशिक एवं कालिक रूप का नाम है, उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। मतलब हिंदी का जो विकास हुआ है और हिंदी की जो विकास यात्रा में आज हिंदी जो हमारे सामने जिस रूप में जिस स्वरूप में है, उसका प्रारंभ संस्कृत काल से, प्राचीनतम जो रूप है वो संस्कृत को माना जाता है या संस्कृत है। अब थोड़ा हम इस पे ध्यान देते हैं कि संस्कृत है तो माने क्या। असल में हम देखते हैं कि संस्कृत का जो काल है, जो समय है, वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जैसा मैं आपको लिख के बता रहा हूं, संस्कृत का काल, संस्कृत का काल चालू कर रहे हो। संस्कृत का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसवी सन प्रारंभ होने से 1500 साल पहले, ठीक है ना, ईसवी सन के प्रारंभ होने से 1500 साल और आगे पीछे जाते हैं हम, तो देखते हैं कि संस्कृत का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक अमूमन विद्वानों के द्वारा माना जाता है। इसमें भी संस्कृत के दो रूप देखने को मिलते हैं। 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, मतलब वो 1000 वर्ष का जो समय है, जो पीरियड है, जो काल है, उसमें भी संस्कृत के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक रूप, पहला रूप जो है उसको बोलते हैं वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत, जिसमें वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य की रचना हुई, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत का काल, वो भी अमूमन मोटे रूप में वैदिक संस्कृत का काल, ये मैं यहां लिख रहा हूं, सभी ध्यान दे सकते। वैदिक संस्कृत, ठीक है। अब इसका समय देखते हैं कि वैदिक संस्कृत कब बोली जाती थी, मतलब किस काल की, किस पीरियड में बोली जाती थी। तो वैदिक संस्कृत का जो रूप विद्वानों ने निश्चित किया है, काल को
निश्चित किया है, समय जो निर्धारित किया है वो 1500 ईपू, ईपू मतलब ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ध्यान दें सभी, वैदिक संस्कृत का जो काल विद्वानों ने निश्चित किया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मतलब उस 500 साल के दौरान वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है, जिसमें वैदिक साहित्य की रचना हमें देखने को मिलती है। संस्कृत का दूसरा जो काल है, समय जो है, और उसका जो नाम है उसको बोलते हैं लौकिक संस्कृत अथवा क्लासिकल संस्कृत, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत का जो समय है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का जो समय है, देखिए 1500 से 1000 तक आ गए, 500 साल हो गए। ऐसे 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईपू से 500 ईसा पूर्व, ये लौकिक संस्कृत का समय है। अब ये लौकिक संस्कृत मीन्स जिसमें वाल्मीकि से लेकर वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, माघ आदि कवियों का जो लौकिक साहित्य देखने को मिलता है, लौकिक धार्मिक साहित्य देखने को मिलता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है। थोड़ा इस बात पे ध्यान दें, ये जो समय का जो विभाजन विद्वानों ने किया है, सभी लोग ध्यान से सुने। भाषा कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आज से किसी ने सर्कुलर, फतवा या आदेश जारी कर दिया कि आज से भैया संस्कृत नहीं बोली जाएगी, आज से हिंदी बोली जाएगी या अंग्रेजी बोली जाएगी या उर्दू बोली जाएगी अथवा कोई अन्य भाषा बोली जाएगी। अब जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे कि ये जो काल विभाजन विद्वानों ने किया है, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो काल विभाजन वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का किया है, असल में भाषा के मामले में थोड़ा समय का प्रबंधन हमें बदलना पड़ता है। अगर देखा जाए तो संस्कृत में रचनाएं तो आज भी हो रही हैं, जो लेखक लोग हैं, लेखक हैं वो भी आज संस्कृत में रचना लिख रहे हैं, जो संस्कृत में पारंगत लोग हैं। लेकिन चूंकि समय का विभाजन करना है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ बाउंडेशन तो अपने को रखना पड़ता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत, जिसमें वैदिक साहित्य की रचना हुई। आगे 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें लौकिक संस्कृत के नाम से उस काल को जाना जाता है, और इसमें लौकिक साहित्य की रचना हुई, जिसमें वाल्मीकि और व्यास, भास, अश्वघोष, माघ आदि कवियों की रचनाएं, और आगे भी बहुत सारे आचार्य संस्कृत में हुए, उनकी रचनाएं आती हैं लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। अब हम आते हैं, क्या होता है, जैसे संस्कृत जब कोई भाषा साहित्य में उपयोग होने लगती है तो उसको
मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए उसको अनुशासन में रखा जाता है। और अनुशासन में रखने का मतलब है कि उसको व्याकरण के नियमों में जकड़ दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन व्याकरणिक जो भाषा रहती है, व्याकरण के नियमों में जो बद्ध भाषा रहती है, वो साहित्य आदि के लेखन में और उपयोग की जाती है। लेकिन हम देखते हैं लोक में, समाज में तो व्याकरण से रहित भाषा चलती है, और लोक में जो प्रचलित भाषा है वो साहित्यिक भाषा से अलग होती है, ठीक है ना। तो साहित्यिक भाषा स्पष्ट रूप से अलग देखी जाती है, और लोक में जो प्रचलित भाषा रहती है वो अलग रूप में हमारे सामने आती है। लोक में जो प्रचलित भाषा है, फिर वो धीरे धीरे जब साहित्य में उसका उपयोग होने लगता है तो फिर उसको व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण के नियमों में, ग्रामर के नियमों में बंधी हुई भाषा विकसित नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कई बाउंडेशन, कई अनुशासन के नियम उस पर लागू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लौकिक संस्कृत मतलब 500 ईसा पूर्व तक आते आते लोक में जो प्रचलित भाषा थी वो संस्कृत के स्वरूप को देखते हुए वो काफी परिवर्तित हो चुकी थी। तो उस 500 ईसा पूर्व तक आते आते जो भाषा धारा जो हमारे सामने आती है उसको हमने विद्वानों ने नाम दिया है पाली। कौन सी भाषा का नाम दिया है? पाली। तो और इसका जो काल निर्धारण किया है वो किया है 500 ईपू से, ईसा पूर्व से, बोलो कहां तक? पहली सदी तक। 1 ईसा ईसवी सन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हो गया तो ईसवी सन यहां से प्रारंभ होता है। तो 500 ईसा पूर्व से पहली ईसवी सन तक पाली भाषा प्रचलित थी लोक में, और साहित्य में भी उसका उपयोग होता था। पाली भाषा में अधिकतर हमें बौद्ध साहित्य देखने को, पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आज तक आना है। आज जो हिंदी हमारे सामने है तो वो उसका जो उद्भव कैसे हुआ है, वो यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं, जिस स्वरूप में भाषा आज हमारे सामने है। पाली का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से पहली ईसवी तक आते आते भारतीय भूभाग के कई क्षेत्रों में कई प्रकार की बोलियां और उपभाषाएं प्रचलित हो गई थी। तो जो पाली भाषा थी वो भी अपनी मूल प्रकृति में काफी परिवर्तित हो चुकी थी। तो उसके बाद में जो भाषा रूप हमें देखने को मिलता है जिसको विद्वानों ने नाम दिया है प्राकृत। इसको हम प्राकृत काल कहते हैं। इसको कहते हैं पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। और प्राकृत का जो काल देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, पहली ईसवी सन से 500 ईस्वी तक, ठीक है। प्राकृत का जो काल है वो हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है कि पहली ईस्वी से ईसवी सन, उसके 500 वर्ष का वो समय है जिसमें प्राकृत भाषा प्रचलित थी इसी भारतीय भूभाग में जहां हमारे पूर्वज निवास करते थे। अब आप देखिए, हमारे ही पूर्वज वैदिक संस्कृत बोलते थे, हमारे ही पूर्वज लौकिक संस्कृत बोलते थे, हमारे ही पूर्वज पाली संस्कृत बोलते थे, हमारे ही पूर्वज प्राकृत भी बोलते थे। और 500 ईस्वी तक आते आते फिर भाषा कई क्षेत्रीय रूपों में अलग अलग प्रकार से प्रचलित हुई और अलग अलग उसके विभिन्न रूप पूरे भूभाग में देखने को मिले, जिन्हें कई नामों से प्रचलित हैं और उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं
500 ईस्वी से आगे, 500 ईस्वी से आगे जो भाषा का जो काल है वो विद्वानों ने उसको नाम दिया है अपभ्रंश काल। कौन सा काल? अपभ्रंश। अपभ्रंश में दिया है अपभ्रंश काल, ठीक है ना। तो ये अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है ना। क्या क्या बताया हमने? अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ, ठीक है ना, विचलित। समझ में आ रहा है सभी को? तो अपभ्रंश का जो काल है वो विद्वानों ने निश्चित किया है 500 ईस्वी से बोलो 1000 ईस्वी सन तक। ईस्वी सन 1000 ये अपभ्रंश काल है। इसमें भारतीय भूभाग में कई प्रकार की क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाएं प्रचलित थी, ठीक है ना। आप से ये हम कहां तक आ गए? 1000 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी तक आते आते कई प्रकार के क्षेत्रीय अपभ्रंश भारतीय भूभाग में बोले, पढ़े और लिखे जाने लगे। साहित्य में भी उनका उस भाषा का उपयोग हुआ, अपभ्रंश भाषाओं का, ठीक है। ये आगे का जो है वो है हिंदी का समय, ठीक है ना। हिंदी का जो काल 1000 ईस्वी सन से अब तक आपने देखा हम 1000 ईस्वी तक आ गए। 1000 ईस्वी से विद्वानों ने हिंदी का काल निश्चित किया है। अगले वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे भाषा के रूप में यात्रा करते हुए। धन्यवाद। अभी तक हमने ये देखा कि 1000 ईस्वी के आगे का जो समय है वो हिंदी का समय है, और हम थोड़ा देखते हैं कि किन किन अपभ्रंश भाषाओं से भारत की कौन कौन से भागों में प्रचलित बोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं विकसित हुई। थोड़ा हम इस पर ध्यान देंगे। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये अपभ्रंश भाषाएं हैं, उनके ये नाम हैं। जैसे शौरसैनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी और अर्धमागधी। हम थोड़ा ये देखेंगे कि शौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भारतीय भाषाएं विकसित हुई, जो वर्तमान में जिनका अस्तित्व है, जो वर्तमान में बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं और समझी जाती हैं। शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। शौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां या उपभाषाएं या भाषाएं विकसित हुई? आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पहाड़ी मतलब जो पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, पौड़ी, गढ़वाल, कुमाऊनी इधर पे बोली जाती है। पैशाची अपभ्रंश से जो बोलियां विकसित हुई, लहंदा और पंजाबी। लहंदा मतलब जो लद्दाख के क्षेत्र में बोली जाती है और पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। ब्राह्मण जो अपभ्रंश है उससे सिंधी भाषा विकसित हुई। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा विकसित हुई। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषा विकसित हुई। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। तो ये इन अपभ्रंश की भाषाओं से, अपभ्रंशों से ये भारत की ये बोलियां विकसित हुई और आगे ये बोलियां विकसित हुई तो
इन बोलियों से कौन कौन सी वर्तमान में प्रचलित बोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं हमें जो आज हम उपयोग करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करते हैं। आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है उससे जो विकसित होने वाली भाषाएं हैं, बोलियां हैं, खड़ी बोली, इसको हम कौरवी बोलते हैं, कौरवी भी बोलते हैं। ब्रज, जो ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रज भाषा। हरियाणी, जो हरियाणा में बोली जाती है। बुंदेली, जो हमारे बुंदेलखंड में बोली जाती है। और कन्नौजी, जो कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी से विकसित भारतीय बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, राजस्थानी अपभ्रंश, अब राजस्थानी उपभाषा से जो बोलियां विकसित हुई क्षेत्रीय, वो 4 बोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोला जाता है, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी या ढूंढाड़ी बोला जाता है, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती बोला जाता है और दक्षिणी राजस्थानी जो है उसको मालवी बोला जाता है, जो मालवा के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती मेवात के क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुरी के जयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी राजस्थान के मारवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी, पहाड़ी जैसा कि मैंने बताया था, कुमाऊनी और गढ़वाली। इससे जो 2 उत्तराखंड या उत्तरांचल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हिमालय की वादियां हैं, उनमें ये भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहारी, बिहारी जो उपभाषा है उससे 3 बोलियां विकसित हुई, मगही, भोजपुरी और बोलो बोलो मैथिली। मैथिली, ठीक है ना। मैथिली मतलब जो मिथिलांचल में बोली जाती है। मिथिलांचल कहें तो, मिथिलांचल कहें तो जिस क्षेत्र में, जिस बिहार के जिस क्षेत्र में माँ सीता का जन्म हुआ था, उसको मिथिलांचल बोला जाता है। भोजपुर के क्षेत्र को भोजपुरी बोला जाता है, यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। और मगही, जो मगध का क्षेत्र है बिहार में, वो मगही भाषा बोली का उपयोग वहाँ होता है, बोलते हैं अपने प्रचलन में। आगे हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि ये सारी बोलियां और ये किस प्रकार से विकसित हुई और वर्तमान में इनकी साहित्यिक उपलब्धि क्या है, इनका साहित्यिक महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग गंभीरता से अपने अध्ययन को लें और यहाँ से जो कक्षाएं संचालित की जा रही हैं उनका आप लाभ लें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।